प्रकृति प्रेमियों का जगत नेचर ब्लॉग में जे ओनली वॉस की तरफ से हार्दिक नमस्कार। आपने पिछले वीडियोज में जिस तरह का प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि आगे भी भविष्य में भी आपका ये स्नेह बना रहे। देहरादून से दसौली बेमकसद घुमक्कड़ी के क्रम में आज हम 7वां ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पिछले वीडियोज की तरह से आपको बहुत पसंद आएगा और उन व्यूअर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने इसे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आप तक अच्छी जानकारी वाला और अच्छी सीनरीज का मैं ब्लॉग लेके आऊंगा ताकि आप उत्तराखंड के कभी दौरे पर आए या उत्तराखंड घूमना चाहें तो आपको अच्छी जगहें मिले और उनके इतिहास के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी मिले। अभी फिलहाल हम लखउडियार से आगे बढ़ेंगे और ये बाड़े छीना होते हुए और वहां से फिर हम तेरा घाट वाले मार्ग के लिए चले चलेंगे। लखउडियार से बाड़े छीना करीबन 2 किलोमीटर है। बाड़े छीना एक पुराना शहर है इस रूट का, जिसमें मैंने एटकिंसन के जीपीएस में भी पढ़ा था कि वहां पर एक डांग बंगलो हुआ करता था। डांग बंगलो पर जब पैदल सड़क हुआ करती थी। बाड़े छीना एक घाटी का कस्बा है। बाड़े छीना से करीबन हम आधा फरलॉन्ग आगे बढ़े हैं तो हमें एक तिराहा ये आया है कि दाहिने ओर का रास्ता पिथौरागढ़ के लिए जाएगा और हम बाईं ओर रास्ते में मुड़ रहे हैं धौल छीना होते हुए तेरा घाट। पिथौरागढ़ की ओर जो रास्ता जा रहा है उसमें आगे चल करके पनवा, नौला, गुरड़ाबाज, तिहाड़ी और उससे पहले दन्या, ये अल्मोड़े जिले के कस्बे आएंगे और उसके बाद पनार, जहां पर सरयू नदी और पनार नदी दोनों मिलती हैं, वो संगम मिलेगा। यहीं पर से एक सड़क गंगोली हाट, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर और चौकोड़ी की दिशा में जाती है, वो बाएं हाथ में कटती है। और जो सीधे पुल पार करके जाते हैं, पनार का पुल पार करके, वो घाट में पहुंचती है। घाट में टनकपुर से आ रही है और वेदर रोड वो मिल जाती है। उस मार्ग पर गुरना होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचते हैं। पिथौरागढ़ एक खूबसूरत जगह है, वैली है। वहां पर कहा जाता है कि 7 सरोवरों का नगर ये रहा है, इसीलिए इस शहर को सोर वैली कहा जाता है। सोर जैसे काली नदी के पार डोटी के लोगों को डोटियाल कहा जाता है, ऐसे ही सोर के लोगों को सोरियाल भी कहा जाता है। वहाँ पर 7 सरोवर थे। वास्तव में आज जिस तरह से पिथौरागढ़ का भौगोलिक संरचना है वो एक वैली के रूप में है। देखिए रास्ते में हमें इस तरह की वनस्पति भी मिलती है, ये फर्न है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था मैं छीना शब्द और खास शब्दों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर हाई एल्टीट्यूड में हम बर्फ वाले जगह की बात करें तो उसको हम लोग दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। जहां भी छीना होगा, और अगर हम इसको कुमाऊनी भाषा में बोले तो छिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड छिन। ना थोड़ा सा हलंत होता है, ना की मात्रा पूरी नहीं होती है। तो छिन का मतलब है या छीना का मतलब है 2 पहाड़ियां आकर के जिस जगह पर मिलती हैं एक छोटी सी घाटी बनाती हैं। वो घाटी नीचे की नदी घाटी नहीं है, वो शिखर के ही मिलन का बिंदु है और इसलिए जो आसपास की हवाएं हैं वो पहाड़ों के शिखर को पार नहीं करती हैं, तो इस घाटी यानी कि छीना के बीच से गुजरती हैं, तो एक चैनल का काम करती हैं। आप जानते हैं ये चैनलाइज अगर कोई चीज हो जाती है तो बहुत फोर्सफुल हो जाती है। अगर आप उत्तराखंड के व्यूअर्स हैं तो आपने घराट देखे होंगे, घट देखे होंगे, जो कि गेहूं पीसकर आटा बनाने के हमारे परंपरागत चक्कियां हुआ करती थी, पंचक्की जिसे हम लोग बोलते हैं। तो उसमें बहुत कम पानी यानी कि 1 फुट का पानी नहीं होता था, लेकिन वो लकड़ी के एक चैनल के अंदर से इतनी तेजी से गुजारा जाता था जिससे कि पूरी चक्की चल पड़ती थी। तो चैनल में इतना फोर्स है। अब इसे अगर आधुनिक बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप देखिए कि जो हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक बन रही है यानी कि जो बिजली बन रही है उसमें भी यही सिद्धांत है। उसमें भी चुंबक को पानी से घुमाया जाता है तेजी से, वो इतनी तेजी से घूमता है कि बिजली पैदा हो जाती है। आमतौर पर हमें वही याद आते हैं, कर्राकोरम दर्रा है और रिजांगला दर्रा है, नाथुला दर्रा है ना। और
वैसे ला शब्द जो आता है, ला अपने आप में दर्रा या पास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम लोग बोलचाल में उसको नाथुला पास कह देते हैं। छीना और दर्रे में थोड़ा सा इतना फर्क है कि दर्रा और ऊंचाई में हम उससे कह सकते हैं। जिस दर्रे के दोनों ओर 22,000, 24,000, 25,000 फीट वाले पहाड़ हों, तो उनमें 17-18,000 फीट का अगर कोई स्थान मिलता है तो वो प्रकृति का एक तरीके से वरदानी है। तो दर्रा और छीना लगभग एक ही है। इसी का एक और भाग है, वो है घाट। घाट होता है कि नदी के किनारे जो बना हुआ इलाका है उसको हम घाट कहते हैं। वहां भी तो पहाड़ों का मिलन होता है, वहां पर नदी को पैदल पार किया जा सकता था। एक शब्द कुमाऊं में और आता है नदी पार करने का, जंगार, यानी कि ये मुझे लगता है कि जांघ या कमर के आसपास तक का पानी जहां पर रहता होगा तो उस जगह नदी को पैदल पार किया जाता होगा। यही घाट शब्द का इस्तेमाल है। बाड़े छीना, इसके साथ भी छीना या छिन शब्द लगा हुआ है। ये चढ़ती हुई पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा कटाव है, लेकिन आगे आने वाला धौलछीना है, वहां पर दो पहाड़ियां स्पष्ट रूप से मिलती हैं। बाड़े छीना से धौलछीना ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ से विंसर के लिए, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां के लिए सड़क मार्ग और पैदल ट्रैक दोनों जाते हैं, और इस रास्ते से हिमालय का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। काठगोदाम के बाद अगर हम गर्म पानी खैरना वाले रूट में आते हैं अल्मोड़ा होते हुए, तो धौलछीना एक बेहतर डेस्टिनेशन है पहाड़ों को और हिमालय को देखने के लिए। धौलछीना की एक खूबसूरती ये भी है जो हाल में बनी है, जहाँ सारे दुकानें, सारे मकान एक ही कलर में रंग दिए गए हैं, कि इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। यहीं पर विमलकोट मंदिर भी है। विमलकोट मंदिर के लिए दाहिनी तरफ ट्रैक जाता है। ये बाजार से करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से भी हिमालय के बेहतर दर्शन होते हैं। इस रेंज में काफी रिजॉर्ट्स और रेस्ट हाउस खुल गए हैं, होटल खुल गए हैं। जो पर्यटक हैं वो यहाँ रहना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया जगह है। क्योंकि आप नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत इन जगहों से वाकिफ हैं, लेकिन धौलछीना इस रूट में एक अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन है, लेकिन बेहतर है। मुझे लगता है ये सस्ता भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर पर्यटक कुछ दिन गुजारना चाहें तो एक बेहतर जगह हो सकती है। यहाँ से आप पैदल भी 2-3 जगह जा सकते हैं। अब इसके बाद धौलछीना से सेराघाट तक का सफर जो है कन्यारी छीना होते हुए जाता है। वो भी एक छीना है। ये पूरा मार्ग डाउन में है, नीचे को जाता है, ढलान में है। नदी घाटी, सरयू नदी की जो घाटी है वो सेराघाट में बनती है। आपको 30 किलोमीटर के फासले में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फासला देखने को मिलेगा। धौलछीना जहां आपको गर्म कपड़ों की जरूरत होगी, तो सेराघाट में आपको मैदानी क्षेत्र का आभास मिलेगा। यहाँ पर आप टी शर्ट, शर्ट में आराम से रह सकते हैं। इस घाटी में पंखे भी चलते हैं। अब हम सेराघाट में सरयू नदी को पार करके गणाई गंगोली के इलाके में पड़ रहे हैं। इस सरयू नदी का नाम सुन करके आपको कुछ आभास हुआ? जी, रामायण काल में जिस सरयू का जिक्र है वो यही सरयू है। इंदर नदी जहां से निकलती है, मिलन ग्लेशियर, उसके पास ही सरमूल यानी कि सरयू का मूल स्रोत है जिस पहाड़ी से, तो वहां से सरयू नदी शुरू होती है, बागेश्वर में आती है। बागेश्वर के बाद पनार घाट में पहुंचती है। पनार से 1 किलोमीटर आगे, 1.5 किलोमीटर आगे रामेश्वर घाट आता है। रामेश्वर में वो पूर्वी रामगंगा से मिलती है, वहां से फिर वो सरयू कहलाती है। और रामेश्वर से करीबन 25 किलोमीटर दूर सरयू नदी जो है, महाकाली नदी यानी कि हम जिसको भारत में काली नदी कहते हैं, काली नदी के साथ उसका मिलन होता है। इस स्थान को पंचेश्वर के नाम से जाना जाता है, और पंचेश्वर में नेपाल सरकार के साथ मिलकर के एक डैम बनाने की बात चल रही है। लेकिन पंचेश्वर से आगे काली नदी आगे बढ़ती है, और आगे टनकपुर क्षेत्र, और टनकपुर जिसे ब्रह्मदेव का क्षेत्र कहा जाता है,
टनकपुर पहुंचते ही इसका नाम शारदा हो जाता है। शारदा नदी में बनबसा के पास में एक डैम बना हुआ है और वहीं से शारदा नहर निकलती है, जो शाहजहांपुर, हरदोई और लखनऊ होते हुए आगे रायबरेली तक जाती है। लेकिन बाद में इस शारदा पानी कम पड़ा तो घाघरा नदी से एक नहर निकाली गई जिसे शारदा सहायक कहते हैं। इसकी फीडर नहर है। अब बात आती है शारदा की, तो शारदा आगे चल करके बनबसा के बाद से फिर सरयू हो जाती है। सरयू नदी आगे चल करके बहराइच के पास में घाघरा में मिल जाती है और फिर सरयू का नाम घाघरा हो जाता है। लेकिन अयोध्या के 15 किलोमीटर क्षेत्र में ये नदी फिर से सरयू हो जाती है और अयोध्या में सरयू एक पवित्र नदी के रूप में है। वहां स्नान होता है, उसके घाट बने हुए हैं और राम की पैड़ी वहां पर बनी हुई है और ये सरयू का सफर है। मुझे लगता है कि सेवा घाट से आगे की यात्रा का वर्णन हम आपके साथ शेयर करें तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम इसको यहीं पर रोकें। सेवा घाट के बाद गनाई होते हुए, राईआगर होते हुए वेरीनाग चौकोड़ी की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद फिर दसौली का वो क्षेत्र आएगा जिसका इंतजार आप कई वीडियो से कर रहे हैं। दसौली का वो वर्जिन इलाका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, 2-3 वीडियो उसमें भी होंगी। वहां क्या खूबसूरती है, वहां का जंगल, वहां के ओक यानी कि बांज के पेड़ और वहां बुरांस के पेड़ और एक और वहां पर वनस्पति होती है फलाट जिसको कहते हैं, लोकल भाषा फलाट है, वनस्पति विज्ञानी बता सकते हैं कि इसका अंग्रेजी में नाम क्या है। जब हम लोग बचपन में गांव में थे तो देखा करते थे फल जोतने में जो सबसे नीचे एक लकड़ी लगाई जाती है जिसमें लोहा फिट किया जाता है, लोहे का जो फल होता है वो फिट किया जाता है ताकि जमीन की वो जुताई कर सके। वो लकड़ी फलाट की हुआ करती थी। फलाट मतलब मिट्टी में कम घिसता होगा और पानी वगैरह लगने पर वो सड़ता नहीं होगा। एक आकलन है, अगर किसी को लगे कि ये बात मैं सही नहीं बोल रहा हूं कृपया वो कमेंट करके इस बात को करेक्ट कर दें। करेक्शन की बात आ रही है तो मुझे पिछले वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन करना है। बेमकसद गोमक कड़ी के क्रम में दून से दसौली तक की जो ये सीरीज चल रही है, इसमें 5वें नंबर का जो एपिसोड आया था, 5वें नंबर का जो ब्लॉग था, उसमें मैंने एक शब्द थोड़ा सा अंग्रेजी से प्रभावित होकर के कह दिया था। मैंने आपको बताया था अल्मोड़ा शहर घोड़े की काठी के आकार के पहाड़ के शिखर में बसा हुआ है। इस पहाड़ी के दोनों ओर 2 पहलू हैं, एक पूरब की तरफ का, एक पश्चिम की तरफ का। तो मैंने ये बताया था कि पूरब की ओर का हिस्सा है वो तेल फट है। दरअसल वो तेल फट नहीं, तैल फाट होना चाहिए। फाट मतलब पहलू। जो क्षेत्र धूप की तरफ ज्यादा रहता है, यानी कि जहां सुबह धूप आ जाती है और शाम को देर तक धूप रहती है, तो वो क्षेत्र तैल या तायल का इलाका कहलाता है। फाट होता है क्षेत्र। इसी तरह से जिस तरफ छाया रहती है, जिस तरफ धूप देर से आती है और जल्दी चली जाती है, उसे हम सेल का इलाका कहते हैं। इसलिए अल्मोड़े का जो पश्चिमी फाट है, पश्चिमी पहलू है, उसे हम सेल फाट कहेंगे। देखने की बात यह है कि दोनों तैल फाट और सेल फाट के बीच में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। 2 या 3 किलोमीटर में आपको अलग अलग किस्म की वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी। तैल फाट में जहां आम, अमरूद इस तरह से गर्म क्षेत्र के फल होते हैं, उसी तरह से सेल फाट में संतरा, नींबू इस तरह के जो छाया में होते हैं या ठंडे प्रदेश में होते हैं, वो फल आपको मिल जाएंगे। ये वनस्पतियों का अंतर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। नेचर लवर्स को एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूं कि मेरी पिछले 5 वीडियोस को आपने जो प्यार दिया है वो असाधारण है। आगे भी आपका स्नेह बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।